बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का वाकया कुछ ज्यादा पुराना नहीं है। कहानी पढ़ते हुए मेरा दिल तो कुछ लम्हे के लिए दहल के रह गया था। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को क्लिक करना हरगिज न भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। मैं हका बका आंखें फाड़े निम्रा को देख रही थी। मैंने कहा, निम्रा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब करना चाहिए। तो वो कहने लगी, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और मैं तुम्हें सब कुछ जायज करके दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वादा करो मरियम कि तुम मेरा साथ दोगी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं बहुत घबराई हुई थी कि क्या मुझे निम्रा का साथ देना चाहिए कि नहीं। मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। जब मैंने कपकपाते हाथों से उसके हाथ में हाथ रखा था, मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी कि तुम कल ही मेरे साथ चलोगी। मैंने कहा, एक बार फिर सोच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं होता, जब मुझे डर नहीं लगा तो तुम क्यों डर रही हो। अगले रोज मैंने अपने घर में बहाना बनाया कि मैं और निम्रा एक और दोस्त के घर जा रही हैं। लेकिन मैं जानती थी कि निम्रा तो मुलाकात करने के लिए जा रही थी, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने ऐसा काम आज तक पहले कभी नहीं किया था। वो कहने लगी कि मैं अपनी मोहब्बत में हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी कि वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती है और इसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा कदम उठाना नामुनासिब सी बात थी। लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गई जहाँ पर उसने सारी हदें पार कर दी। लेकिन जब से मैंने और निम्रा ने होश संभाली थी, हमने एक दूसरे को अपने साथ ही पाया था। निम्रा और मेरा घर बराबर में ही था, इसलिए हम भी एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। बचपन में हम तो साथ ही खेलते थे। खेलते खेलते कब मेरी निम्रा से दोस्ती हो गई और इतनी गहरी हो गई कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। निम्रा अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और उसके भाई इस पर जान छिड़कते थे। वो बहुत ज्यादा लाडली और जिद्दी भी थी। निम्रा बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, लेकिन इतनी ही ज्यादा जिद्दी और मनमानी करने वाली भी थी। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 5वीं जमात में पढ़ते थे तो एक बार बाहर गली में खेलते हुए निम्रा के बाजू पे बहुत जोर से बॉल लग गई थी और वो रोने लगी थी। वहाँ पर लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और हम भी वहीं पर आंख मचोली खेल रहे थे। इस बार निम्रा की बारी थी। हमने निम्रा की आंखों पर पट्टी बांध दी और वो हमें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एक जोरदार बॉल आकर उसके बाजू पे लगी तो उसने तो वहीं रोना धोना मचाना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी माँ और उसके भाई फौरन से घर से निकलकर गली में पहुंच गए और जिस लड़के से गलती से बाल लगी थी फिर उस बेचारे के मुंह पर बहुत थप्पड़ मारे और उसे मारा भी बहुत। बात दोनों घरों के बड़ों तक पहुंच गई तो आपस में बहुत लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। निम्रा के बाजू पर इतनी जोर से बाल लगी नहीं थी। वो सबसे छोटी थी, लाडली थी, इसलिए उसकी तकलीफ किसी से भी नहीं देखी जाती थी। बहरहाल उस लड़के को इतना मारा था कि वो काफी जख्मी हो चुका था। उनके घर वालों और निम्रा के घर वालों में हर चीज बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। निम्रा के बड़े 5 भाइयों की शादी हो चुकी थी और हम दोनों भी कॉलेज में आ चुके थे, लेकिन निम्रा में अभी तक वही बचपना था। अब भी निम्रा को जब भी अपनी पसंद की कोई चीज लेनी होती तो वैसे ही जिद करती थी और उसके भाई उसकी हर फरमाइश जैसे बचपन से पूरी करते आ रहे थे, ये फरमाइश भी पूरी कर दी। निम्रा का 6ठे नंबर का भाई कासिम जब भी मुझे देखता तो मुस्कुराने लगता। यूं तो उसके सारे भाई मेरी बहुत इज्जत करते थे और जैसे निम्रा को बहन समझते थे मुझे भी वैसे ही समझते थे, लेकिन कासिम की नजरें और उसकी बातें इन सब में मुख्तलिफ सी थी। वो लाजमी किचन में आता था और मुझसे कहता कि मरियम मेरे लिए चाय तुम बनाओ। मैं उसे चाय बनाकर जब कप पकड़ाने लगती तो कप के साथ वो कभी कभी मेरा हाथ भी पकड़ लेता और फिर मुस्कुराने लगता। कभी कहता तुम बहुत खूबसूरत हो और उसकी ऐसी बातें मेरा दिल धड़का के रख देती थी। उन्हीं दिनों निम्रा की फूफो इस्लामाबाद से कुछ दिन रहने के लिए निम्रा के घर आई थी। साथ में उनका बेटा हमाद भी था। जब उसका कजन निम्रा के घर आया तो मैंने निम्रा के घर जाना छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी वालिदा अब मुझे मना करती थी। कहती थी कि जवान भाई हैं उसके और तुम मुंह उठा के उसके घर जाती रहती हो, अच्छा नहीं लगता। और मैं अपनी वालिदा से कहती, अम्मा एक ही तो दोस्त है मेरी, आप क्यों चाहती हैं कि मैं उससे ना मिलूं। बहरहाल मेरी वालिदा ने मुझ पर अब सख्ती करनी शुरू कर दी और जब से उसका कजन आया था मेरी माँ ने बिल्कुल मना कर दिया था। जवान लड़कों के घरों में लड़कियों का यूं जाना अच्छा नहीं होता। मैं चुपचाप घर में बैठ गई। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थी और दोनों ही शादीशुदा थी और एक भाई था और उसकी भी शादी हो चुकी थी। एक बहन मुझसे छोटी थी। आजकल मेरी वालिदा मेरे रिश्ते के लिए भी फिक्रमंद थी। 4 दिन से मैं निम्रा के घर नहीं गई थी और 4 दिन बाद निम्रा बड़े गुस्से से मुंह फुलाए मेरे घर में आई थी। जब निम्रा मेरे पास आकर बेड पर बैठी और सारी किताबें बंद करके एक तरफ रख दी, मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहने लगी मुझ पर तो कयामत टूट पड़ी है और तुम हो के अपने घर में बैठी हो। 4 दिन हो गए तुम एक बार भी मेरे घर नहीं आई। ये कहते हुए अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तुम्हें मैंने आज तक कभी ऐसे यूं रोते हुए नहीं देखा। मैं नहीं जानती थी कि इन 4 दिनों में उसके साथ ऐसा क्या हो गया है कि वो रो रही है।
मैंने कहा निम्रा मुझे बताओ तो सही कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहने लगी तुम्हें नहीं पता मेरे घर वालों ने मुझ पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया? तुम्हारे भाई तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे साथ कोई जुल्म कर ही नहीं सकता, झूठ मत बोलो। तो वो कहने लगी नहीं, इस बार कर दिया है। मैंने कहा क्या कर दिया है? तो वो कहने लगी कि फूफो के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर मुझे हंसी आने लगी। वो कहने लगी हंस क्यों रही हो? मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, तुम्हारी फूफो इस्लामाबाद में रहती हैं, अच्छे खासे अमीर लोग हैं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, फिर उनका इकलौता बेटा है। वो कहने लगी तुम्हें पता है कराची से इस्लामाबाद कितना दूर है? तो वो कहने लगी मैं मर जाऊंगी अगर मुझे अपने भाई नजर नहीं आए या मुझे तुम नजर नहीं आई तो मुझे नहीं करनी इतनी दूर शादी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी कौन सा तुम्हारी शादी होगी, जाहिर है अभी तुम बीए कंप्लीट करोगी तभी कोई बात होगी ना। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो कहने लगी इतनी दूर नहीं जाना। मैंने सबसे कहा, रो रो कर कहा, लेकिन सब ने कहा कि हमाद बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता है, फिर इकलौता है, तुम बहुत खुश रहोगी। मैंने कुछ ही देर में निम्रा का मूड बहाल कर दिया था। मैंने कहा देखने में तो तुम्हारा कजन बड़ा हैंडसम है, खुश शक्ल भी है, फिर तुम्हें किस बात का एतराज है? बहरहाल उसे एतराज बस इसी बात पर था कि इस्लामाबाद कराची से बहुत दूर है और वो इसी बात पर इनकार कर रही थी। मेरी वालिदा भी मेरे रिश्ते के लिए फिक्रमंद थी। कुछ दिन बाद मुझे भी 2 खवातीन देखने के लिए आई और पसंद करके भी चली गई। यूं मेरा रिश्ता भी फहद से तय हो गया था। लेकिन जब मैंने ये बात निम्रा को बताई तो वो अकड़ गई और कहने लगी ऐसे कैसे तुम्हारा रिश्ता किसी और के साथ हो सकता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा रिश्ता तय होने के बाद ही बताना था ना, तुमने तो अंगूठी पहनने के बाद बताया था। वो कहने लगी तुम्हारी शादी मेरे भाई कासिम से होगी और किसी से नहीं। मुझे उसका भाई कासिम पसंद नहीं था, उसकी ओछी हरकतें मुझे हमेशा से बुरी लगती थी। उसके बरक्स फहद बहुत पढ़ा लिखा और अच्छा नौजवान था। निम्रा कहने लगी कि बस तुम ये रिश्ता तोड़ दो, मेरे घर वाले सब कुछ तय कर चुके हैं। वो कहने लगी मैं जो कह रही हूँ ये रिश्ता तोड़ो, मैं आज ही अम्मा से कहूंगी, वो कासिम भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आएंगी। मैंने कहा निम्रा ये सब ठीक नहीं है। फौरन से अपने घर चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि ये क्या बात हुई, जब मुझे इसका भाई पसंद नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती इसकी भाभी बनूं? पर वो कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। और शाम को ही उसकी वालिदा, वालिद और उसकी बड़ी भाभी और वो खुद भी मेरे घर पर आ गई और मेरे वालिदैन से मेरा रिश्ता अपने भाई के लिए मांगने लगी। मेरी वालिदा कहने लगी बेटा हम जरूर हाँ कर देते, लेकिन अब तो इसका रिश्ता हमने तय कर दिया है। लेकिन वो कहने लगी नहीं, मैंने मरियम को ही अपनी भाभी बनाना है और मैं ये फैसला कर चुकी हूँ। उसकी वालिदा भी कहने लगी कि देखिए हमें ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप तो जानती है ना निम्रा और मरियम में कितनी मोहब्बत है। इसने तो अपनी फुप्पो से भी साफ कह दिया कि ये मरियम को अपनी भाभी बनाना चाहती है और हर महीने शादी के बाद कराची में 1 हफ्ता मरियम के साथ ही रहा करेगी। हम तो कासिम के लिए मरियम का रिश्ता लाने ही वाले थे कि हमें ये खबर मिल गई। कासिम में भाइयों की दुकान पर काम करता था, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब तक उन्होंने हाँ नहीं करवा दी वो वापस नहीं गए थे। मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता फहद से खत्म कर दिया क्योंकि निम्रा जिद पर आ चुकी थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन अब मैं निम्रा के घर नहीं जाती थी। निम्रा बहुत खुश थी। मेरी मंगनी को बस चंद माह ही हुए थे कि जब मुझे निम्रा ने एक ऐसी खबर सुनाई कि मेरे होश उड़ के रह गए। मैं तो उसकी शक्ल ही देखती रह गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि निम्रा ऐसा भी कुछ कह सकती है। मैं किचन में खाना बना रही थी जब शाम के वक्त वो हमारे घर आई। वो कहने लगी मरियम तुम्हें पता है वो सामने वाले घर में उनका सबसे छोटा बेटा अमेरिका से चंद रोज पहले ही आया है। मैंने कहा सामने वाला घर कौन सा? फिर कहने लगी वही जिनके साथ हमारी बातचीत बंद है, वही लड़का जिसने बचपन में मुझे बॉल मारी थी और फिर मेरे भाइयों ने उसकी अच्छी खातिर तवाज़ो की थी। तो वो कहने लगी यार बड़ा हैंडसम है, अब तो पहचाना ही नहीं जाता कि ये वही शहरी है। मैंने निम्रा से कहा कि तुम्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, तुम जानती हो ना कि कितना बड़ा फसाद हुआ था। तो वो कहने लगे हाँ, तो अब इस बात को काफी अरसा गुजर गया है। मैंने कहा फिर भी तुम्हारे भाई और उसके घर वाले आपस में मिलते जो नहीं है। लेकिन अब अक्सर निम्रा मुझसे शहरी की बातें करने लगी थी। वो कहने लगी बिल्कुल फिल्मी हीरो लगता है। कभी कहती कि गाड़ी बहुत अच्छी है उसके पास, उसने तो घर का नक्शा ही बदलवा लिया, लगता है अमेरिका से बहुत पैसे कमा कर लाया है। बहरहाल आजकल निम्रा की आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक बार वो घर आई तो कहने लगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके हाथ में एक कार्ड था, उस पर शहरियार एडवोकेट लिखा था। निम्रा कहने लगी कि अमेरिका से एडवोकेट की डिग्री लेकर आया है। मैंने कहा तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला, क्या उसने तुम्हें दिया है? तो वो कहने लगी कि नहीं, वो गाड़ी में बैठ रहा था तो उसके हाथ से गिर गया। फिर कहने लगी इस पर उसका फोन नंबर भी है। मैंने कहा तो हम क्या करें? तो वो कहने लगी मैं तो इससे अब फोन पर बात करूंगी, उससे दोस्ती करूंगी। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं होगी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है उससे दोस्ती करने की? बहुत अकड़ू किस्म का लड़का है, जब से आया है एक नजर मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने कहा जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे भाई उससे नफरत करते हैं और तुम्हारी वजह से उसे इतना मारा पीटा था, फिर वो तुम्हारी तरफ क्यों देखेगा? वो कहने लगी लेकिन मैं चाहती हूँ वो मेरी तरफ देखे। बहरहाल वो कार्ड लेकर वापस चली गई। फिर उसने मुझसे कहा तुम्हें पता है मैंने शहरी को कॉल की थी, लेकिन उस बदतमीज ने मुझसे दोस्ती करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्ती तो उससे करके छोड़ूंगी। मैंने कहा निम्रा देखो तुम ये ठीक नहीं कर रही, अगर लड़के को पता चल गया कि तुम कौन हो तो बहुत बुरा होगा। वो कहने लगी जब तक उसे पता चलेगा तब तक मैं उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर चुकी होंगी। मैंने कहा तुम ऐसा चाहती क्यों हो? देखो तुम्हारी मंगनी तुम्हारी फूफो के बेटे से हो चुकी है। तो
वो कहने लगी इसी बात का तो अब मुझे अफसोस हो रहा है, काश के शहरी पहले आ जाता तो मैं कभी हमाद से मंगनी न करती। वो कहने लगी मेरी खातिर मेरे भाई सब कुछ करेंगे, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा कि निम्रा, मुझे नहीं लगता कि जो कुछ तुम कर रही हो वो ठीक है, ये बहुत बुरी बात है, हमारी मंगनी हो चुकी है। तो वो कहने लगी लेकिन दिल पर तो किसी का भी इख्तियार नहीं होता। बहरहाल उसने शहरियार से दोस्ती करने की खातिर उसे फोन किया और एक अजनबी लड़की बनकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान एक वकील था और बहुत तेज दिमाग का इंसान था, और ना तो वो इतना शरीफ था। उसने उसका नंबर देखकर उसका पता लगवा लिया था। उनकी सारी डिटेल उसने अपने पास मंगवाने के बाद पहले तो उसे मना किया कि वो इसे परेशान न करे, वो बचपन के वो थप्पड़ भूल नहीं पाया। लेकिन निम्रा ने मोहब्बत का इजहार कर दिया और उसे कहने लगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन उस नौजवान ने साफ इनकार कर दिया कि अगर तुम बाज नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाइयों से शिकायत लगा दूंगा। ये बात जब निम्रा ने मुझे बताई तो मैं उसकी शक्ल ही देखती रह गई। मैंने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए था। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने तो हमारे होश उड़ा के रख दिए थे, क्योंकि जब निम्रा बदतरीज उसे फोन करती रही और अपनी मोहब्बत का इजहार करती रही तो उस शख्स ने इसके घर का दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया, यहाँ तक कि आवाज हमारे घर तक आई थी। शोर की आवाज पर मोहल्ले के घरों के बहुत से दरवाजे खुले थे। मेरी वालिदा ने भी दरवाजा खोलकर देखा, मैं भी उनकी आड़ में खड़ी होकर देखने लगी। शहरियार काफी गुस्से में दरवाजा खटखटा रहा था। उसके भाई ने दरवाजा खोला तो शहरियार को सामने देखकर तो उसके भाई के चेहरे पर भी गुस्से से लाल पीली थी। वो कहने लगा क्या मुसीबत है तुम्हें, हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? तो वो कहने लगा अपनी बहन को समझा लो, मैं बड़ी शराफत से कह रहा हूँ कि आइंदा वो मुझे कभी कोई फोन या मैसेज ना करे, वरना याद रखना मैं तुम्हारी बहन को कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर तो निम्रा के बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो झगड़ता, फिर उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड आवाज सुनाई, निम्रा का नंबर दिखाया। एक तमाशा सा बन गया था। उसके भाई का गुस्से से बुरा हाल था। 4 लोगों ने ये सारी बातें देखी और सुनी थी। उसका भाई बड़े गुस्से से अंदर गया था। पहली बार निम्रा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ पड़ा था। उसके भाई ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वो जमीन पर जा गिरी थी। उसकी भाभियां, उसकी वालिदा, बाकी के भाई सब वहीं सहन में मौजूद थे। उसका बड़ा भाई कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आई? ये क्या किया है तुमने? तुम उस कमीने इंसान को फोन करती रही हो, ये कहती रही हो कि तुम उससे मोहब्बत करती हो। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी मंगनी हमाद से हो चुकी है। तो वो कहने लगी लेकिन मैं मोहब्बत शहरियार से करती हूँ। ये सुनना था कि उसकी वालिदा उसे गुस्से से डांटने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप फुप्पो से बात करें कि जल्द अज जल्द हम इसकी शादी करना चाहते हैं। ये सुनना था कि निम्रा ने तो वावेला मचा के रख दिया। वो रोने लगी और कहने लगी ऐसा मत करें भाई, प्लीज मैं शहरियार के बगैर नहीं रह सकती। लेकिन क्या हो सकता था, मुझे इसी बात का डर था। मैं निम्रा के पास आ गई, वो बेतहाशा रोए जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। 3 महीने बाद उसकी शादी तय हो चुकी थी। निम्रा को बाहर आने जाने की इजाजत भी नहीं थी। फिर शहरियार तो उसे देखकर ही अपना रुख बदल लेता था। वो लड़का वैसे भी इससे नफरत करता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मैं निम्रा को बहुत समझाती थी, लेकिन एक बार जो कुछ उसने कहा वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी शादी में बस 2-3 दिन ही बाकी बचे थे और जो कुछ उसने कहा मैं हक्का बक्का आंखें फाड़े निम्रा को देख रही थी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ करना चाहिए। तो वो कहने लगी मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और मैं तुम्हें सब कुछ जायज करके दिखाऊंगी, लेकिन इस सब के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया था। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्या मुझे निम्रा का साथ देना चाहिए कि नहीं। मेरे हाथ बुरी तरह से कपकपा रहे थे। जब मैंने कपकपाते हाथों से उसके हाथ में हाथ रखा था मैं उसे इनकार नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी तुम कल ही मेरे साथ चलोगी। मैंने कहा निम्रा एक बार फिर सोच लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो वो कहने लगी कुछ नहीं होता, जब मुझे डर नहीं लग रहा तो तुम क्यों डर रही हो। अगले रोज मैंने अपने घर में बहाना बनाया कि मैं और निम्रा एक और दोस्त के घर जा रही है, लेकिन मैं जानती थी कि निम्रा शहरियार से मुलाकात करने के लिए जा रही थी। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने ऐसा काम आज तक पहले कभी नहीं किया था। मुझे नहीं लगता कि जो तुम करने जा रही हो वो सब ठीक है। वो कहने लगी मैं अपनी मोहब्बत में हर हद पार करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती थी कि वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करती है और उसकी मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसा कदम उठाना नामुनासिब सी बात थी। लेकिन फिर भी वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गई जहाँ पर उसने सारी हदें पार कर दी, और वो मुझे एक ऐसे घर पर ले गई जहाँ बहुत सी खवातीन बैठी थी और सामने एक औरत बैठी थी जिसने स्याह रंग का लिबास पहना था। उसके कंधों तक आते बाल खुले हुए थे और सामने आग जल रही थी और आंखें बंद थी। जाने वो क्या पढ़ रही थी। मैं बेहद घबरा रही थी। जब निम्रा मुझे उसके पास लेकर आई, इत्तेफाक था कि वहाँ पर सिर्फ 2 औरतें ही थी जो उस औरत के पास बैठी थी। उस औरत ने ना जाने आंखें बंद करके कौन से मंत्र शंत्र पड़े और आग में कुछ फेंकने लगी, जिससे आग और भी भड़क उठी। फिर जोर से कहती जा तेरा काम हो गया, और वो औरत अपने दुपट्टे का किनारा खोलकर वहाँ से पैसे निकाल के इस औरत के हाथ पे रखने लगी। वो औरत उठकर जा चुकी थी। निम्रा उस औरत के पास बैठ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर एक नजर निम्रा की तरफ देखा। वो कहने लगी बोल बीबी क्या काम है। निम्रा कहने लगी कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो मेरा दीवाना हो जाए। औरत कहने लगी कि नाम क्या है छोरे का। निम्रा कहने लगी शहरियार नाम है। फिर उसने मोबाइल से ही शहरियार की तस्वीर भी दिखाई। उस औरत ने तस्वीर देखी और आंखें बंद की। फिर कहने लगी काम तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा कठिन काम है।
वो कहने लगी मैं आपको इतने पैसे दे दूंगी जब आप मांगेगी। तो वो कहने लगी ये पैसे तो दे देगी, लेकिन तुझे शिव जी की मूर्ति के सामने माथा टेकना पड़ेगा। ये सुनकर तो मेरे औसान ही खता हो गए थे। फिर जो कलमात उस औरत ने बताए थे वो हमारे मजहब में नहीं थे, लेकिन इससे ज्यादा झटका मुझे उस वक्त लगा जब निम्रा इस अमल के लिए तैयार हो गई थी। मैंने निम्रा का हाथ पकड़कर जरा सा दबाया, लेकिन निम्रा ने मेरा हाथ पीछे झटक दिया। वो कहने लगी मैं कुछ भी कर लूंगी, मुझे हर हाल में शहरयार चाहिए। वो औरत जरा सा मुस्कुराई थी, फिर कहने लगी सर के बल आएगा तुम्हारे पास। पूनम देवी ने आज तक जिसका काम किया है उसे कभी निराश नहीं किया। फिर उसने साइड से एक तावीज निम्रा को दिया और कहने लगी रात को ही अमल शुरू करना है और कल शाम को अंधेरा होते ही मेरे पास आ जाना। मेरी तो अंदर से जैसे जान निकल रही थी। पता नहीं निम्रा ये सब क्यों कर रही थी। निम्रा ने फौरन से हामी भर ली। मैं नहीं जानती थी कि वो ये सब कर बैठेगी। उसने वो तावीज पकड़ा और कहने लगी कब तक ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए 3 दिन बाद मेरी शादी है, मेरी फूफो भी आ जाएगी और मैं चाहती हूँ कि इससे पहले पहले ये काम हो जाए। तो वो औरत कहने लगी तेरा काम घंटों में होगा, लड़की दिन तो बहुत दूर की बात है। ये सुनकर निम्रा कुछ मुतमईन सी हो गई थी। औरत के घर से बाहर निकली तो मुझे निम्रा पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तुम पागल तो नहीं होगी, तुम जानती हो जो अमल वो करने के लिए कह रही है वो इस्लाम में जायज नहीं है। तो वो कहने लगी मैं कुछ नहीं जानती, मोहब्बत में सब जायज है। तो वो कहने लगी कुछ भी हो जाए और मैं वो सब करूंगी जिससे मैं शहरयार को पालूं। मैं उसे क्या समझाती, वो तो जज्बात की रूह में बहुत आगे निकल चुकी थी। मैं जब घर वापस आई तो बेहद परेशान थी। बार बार सोच रही थी क्या मुझे उसके घर वालों को बताना चाहिए। अगर मैंने उसके घर वालों को बता दिया तो पता नहीं वो क्या हंगामा खड़ा कर देगी। लेकिन मुझे उस रात नींद नहीं आई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मोहब्बत में इतनी अंधी भी हो सकती है कि ऐसा अमल करेगी। बहरहाल जब अगले दिन मैं निम्रा से मिलने उसके घर गई तो वो कहने लगी कि मैंने रात को वो अमल कर लिया था और आज फिर तुम मेरे साथ उस औरत के घर जाओगी। मैंने कहा मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो वो कहने लगी बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम बस आज आखिरी बार मेरा साथ दे दो। मैंने कहा तुम समझ क्यों नहीं रही निम्रा, ये गुनाह है। वो कहने लगी गुनाह सवाब कुछ नहीं होता, हर गुनाह की माफी है, इस गुनाह की माफी भी मुझे मिल जाएगी। एक बार बस वो मेरा हो जाएगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, माफी भी मांग लूंगी। मैं आज भी मजबूरन उसके साथ गई थी। निम्रा के साथ मैं घर से बाहर निकल गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि निम्रा वहाँ पर जाकर एक ऐसा काम करेगी कि मेरी रूह तक लरस जाएगी। निम्रा जब उस औरत के घर पर गई तो उस वक्त अंधेरा छा चुका था। उसने आग जला रखी थी, वो खुद भी काले लिबास में थी। फिर निम्रा को कहने लगी कि सामने कमरे में काला लिबास पड़ा है, जाओ उसे पहन कर आओ। मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने निम्रा का हाथ पकड़ा और आंखों के इशारे से निम्रा को रोकना चाहा, लेकिन उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और सामने कमरे में चली गई। फिर जब वापस आई तो उसने काले रंग का वैसा ही चोला नमा लिबास पहना था जैसा उस औरत ने पहना था। फिर वो कुछ मंत्र अपनी जुबान से अदा करने लगी और निम्रा से कहने लगी कि पीछे पीछे तुम भी ये मंत्र दोहराती जाओ। और निम्रा भी पीछे पीछे वही बोलती गई। मुझे इस माहौल में घुटन से महसूस होने लगी थी। मेरी जान उस वक्त निकली जब निम्रा ने सामने रखी काली मूर्ति के सामने अपना माथा टेका और न जाने कौन कौन से अल्फाज अपनी जुबान से अदा करने लगी। हाथ जोड़े वो गैर अल्लाह से शहरयार को मांग रही थी और मुझे लग रहा था कि आज मेरा दिल फट जाएगा। मेरी आंखों से आंसू लगातार निकल रहे थे। 1 घंटा लग गया था, उसके बाद जाके वो अमल पूरा हुआ था। फिर निम्रा ने अपना लिबास पहना और पूछने लगी कि वो कब आएगा। तो वो औरत कहने लगी घर तो जा, घर जाते ही तुझे पता चल जाएगा। मैं बुरी तरह परेशान हुई। सारे रास्ते मैंने निम्रा से कोई बात नहीं की थी। जैसे ही हम अपनी गली में दाखिल हुए मैंने शहरयार को उसके घर के बाहर बड़ा बेचैन सा देखा था। वो दाएं बाएं गली में चक्कर काट रहा था। जैसे उसकी नजर निम्रा पर पड़ी तो वो कदम बढ़ाता हुआ निम्रा के पास आ गया। वो निम्रा को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे समझ नहीं आ रही मुझे क्या हो रहा है। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है। उस दिन मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया। तो निम्रा कहने लगी कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो कहने लगा मैं आज ही अपनी माँ को रिश्ते के लिए भेजता हूँ। मैं तो जितना हैरान होती उतना कम था। क्या शैतानी ताकतें इतनी कुव्वत रखती हैं कि इंसान को बिल्कुल बदल के रख देती हैं। कल तक जो शहरयार निम्रा को नफरत से देखता था वो आज उसकी मोहब्बत का दम भर रहा था। मेरी तो अक्ल काम करना छोड़ गई थी। कल उसी शाम को शहरयार अपने वालिदैन को जबरदस्ती निम्रा के घर लेकर आया था। उसके भाई के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहने लगा कि मेरी शादी निम्रा से करते हैं। ये सुनकर निम्रा के भाई आग बगोला हो गए थे। वो कहने लगे यहाँ से दफा हो जाओ। पहले तुमने मोहल्ले में हमारी बहन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अब तुम चाहते हो कि सारी बरादरी के सामने वो बदनाम हो जाए। जाओ यहाँ से, कल मेरी बहन की शादी है। लेकिन वो रोए जा रहा था। वो कहने लगा मैं सारे मोहल्ले वालों के सामने माफी मांग लूंगा, लेकिन बस मुझे निम्रा से शादी करनी है। शहरयार के वालिदैन भी बहुत परेशान थे कि आखिर इसे अचानक से क्या हुआ है। वो अपने बस में लग ही नहीं रहा था। फिर निम्रा ने भी अपने कमरे से बाहर आकर कह दिया कि वो शादी सिर्फ शहरयार से करेगी। और जब उसके भाई ने ये सब कुछ देखा तो उन्हें अपनी इज्जत के लाले पड़ गए। वो सोचने लगे कि अगर निम्रा और इस लड़के ने कोई और कदम उठा लिया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। निम्रा का रिश्ता उसके फूफो के घर से टूट चुका था और शहरयार से उसका निकाह हो गया था। निम्रा तो इतनी खुश थी कि जैसे वो हवाओं में परवाज कर रही हो। वो बहुत खुश थी। फिर उस औरत के पास दोबारा गई और उसके भगवान की मूर्ति के सामने दोबारा से माथा टेका।
वो कहने लगी कि मुझे उस औरत ने कहा है कि जब तक निकाह ना हो जाए तुम वो अमल जारी रखना जो कि उसने मुझे बताया है। निकाह होते ही मैं वो अमल छोड़ दूंगी और फिर तौबा कर लूंगी। देखो मुझे मेरी मोहब्बत भी मिल जाएगी और अल्लाह ताला मुझे बख्श भी देंगे। निम्रा की शादी का दिन भी आ गया और शहरयार के साथ रुखसत होकर उसके घर भी चली गई थी। वो रात मेरी बड़ी बेचैनी में गुजरी थी। मैं ये सोच रही थी कि कल को जब निम्रा वो अमल पढ़ना छोड़ देगी और शहरयार अपने होशो हवास में वापस आएगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। क्या वो निम्रा को बसाएगा या इसे तलाक दे देगा, क्योंकि अभी वो जो कुछ कर रहा है वो जादू के ज़ेरे असर था। मैं अभी भी यही सोच रही थी कि जब मुझे अचानक से रोने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बराबर ही कोई जोर जोर से रो रहा है। जैसे ही हम बाहर निकले तो शहरयार के घर का दरवाजा भी खुला हुआ था और निम्रा के घर से भी रोने की आवाजें आ रही थी। मेरी वालिदा फौरन से निम्रा के वालिदा के पास गई और उनसे कहने लगी क्या हुआ है। तो वो कहने लगी मेरी बेटी मर गई, ये सुनना था कि मेरी जान निकल गई। सबको ये लग रहा था कि शहरयार ने निम्रा से बदला लिया है, लेकिन वो बेचारा तो खुद रोए जा रहा था। कुछ देर में पुलिस मोबाइल भी आ चुकी थी। वो पुलिस के सामने भी यही कह रहा था। जब मैं कमरे में गया तो वो बहुत बेचैन थी, बार बार मुझे कह रही थी कि मुझे घुटन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है, सांस रुक रहा है। उसने अपना उरूसी दुपट्टा भी उतार कर फेंक दिया था, फिर अपने जेवरात उतार कर फेंकने लगी थी। मैं उससे पूछ रहा था कि निम्रा तुम्हें क्या हुआ है। बहरहाल निम्रा के भाइयों ने शहरयार को जेल में भिजवा दिया। उनके घर में सफे मातम बिछ चुका था। मैं तो यूं थी कि सांस लेना ही भूल गई थी। निम्रा का चेहरा देखा तो उसका चेहरा स्याही माइल हो चुका था। उसकी जुबान मुंह से बाहर थी। उसके चेहरे को देखकर खौफ महसूस होने लगा। सब लोग उसे देखकर हैरान थे कि उसका रंग इतना काला कैसे हो गया, वो इतनी बदसूरत कैसे हो गई। उसकी जुबान भी बाहर को लटकी हुई थी। ज्यादा उसका चेहरा किसी को दिखाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं जानती थी कि असल किस्सा क्या था। उसे उसकी गलती की तौबा करने का मौका तक नहीं मिला था। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उसके अमाल की स्याही उसके चेहरे पर छा चुकी थी। उसके भाइयों ने जब उसकी मैयत उठाई तो सबकी चीखें निकल गई, क्योंकि मैयत उसकी बहुत भारी थी। उसके 7 भाई भी मिलकर उसे उठा नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से कई लोगों ने उसकी मैयत को उठाया और घर से बाहर ले गए। और मैं रोते हुए बस यही सोच रही थी कि निम्रा अगर इतनी बड़ी गलती ना करती, इस तरह का अमल करना बिल्कुल गलत होता है। खैर, दूसरी जानब शहरयार बाइज्जत बरी हो चुका था। मेरी शादी कासिम से हो गई थी। इस वाक़े को भी 3 साल गुजर गए थे, लेकिन अब भी जब भी मुझे ये सब याद आता है तो मेरा दिल कांप उठता है कि इंसान कभी कभी जज्बात में आकर कितने गलत कदम उठा लेता है और ये सोचता है कि वो माफी मांग लेंगे, लेकिन कभी कभी तो माफी का मौका भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर देता है, लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आज ये गुनाह करने कल माफी मांग लेंगे। हो सकता है कि आपको माफी का मौका ही ना मिले और आप दीन के दायरे से निकले हों और अल्लाह ताला आपको मौत नसीब कर दे, तो फिर अल्लाह ताला के अजाब से आपको कोई नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।